गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर शिप्रा भारद्वाज आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रही थी। हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट कर लिया है। अब हम इनोल्स देख रहे थे, एसिटोएसिटिक एस्टर्स और मेलोनिक एस्टर द्वारा हम कई सारे पदार्थों का सिंथेसिस कर सकते हैं। इसमें हमने जो इनोलेट बनने का मेथड देखा था, उसमें जो स्टेप्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं कि कैसे इनोलेट बनता है। एस्टर की अभिक्रिया द्वारा हम कैसे इनोलेट बना सकते हैं। तो उसका जो पहला स्टेप है इनोलेट बनाने का, वो है एल्कलीकरण। इनोलेट बनाने का पहला स्टेप है हमारा इथेनॉल की हम सोडियम से अभिक्रिया कराते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हमें इथेनॉल का सोडियम सॉल्ट मिलता है। इसे हम रिएजेंट की तरह काम में लेते हैं, जिसमें इथॉक्साइड आयन होता है। वो किसी भी एस्टर पर, एसिटोएसिटिक एस्टर स्पेशली, उस पर अटैक करता है, या मेलोनिक एस्टर, ये जो हमें दिखाई दे रहा है ये मेलोनिक एस्टर है, इस पर अटैक करता है। तो फर्स्ट स्टेप में ये यहाँ से, क्योंकि जैसा हमने पहले डिस्कस किया, ये जो समूह हैं, ये CO2H5 समूह, इन दोनों समूहों की वजह से जो मध्य का CH2 समूह होता है, उसमें से इनके इलेक्ट्रॉन आकर्षण की वजह से H+ आयन आसानी से बाहर निकल जाता है और यहाँ पर एक एनायन बनता है। तो वो एनायन बनने का जो रिएजेंट होता है वो सोडियम इथॉक्साइड है। ये इथॉक्साइड आयन यहाँ से H+ को एक्सट्रैक्ट करके, निकाल करके और इथेनॉल बना लेता है और यहाँ पर हमें एनायन मिलता है। ये एनायन फिर नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि इसमें हम देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह उपस्थित हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के इसको अनुनाद द्वारा स्थायी कर देते हैं। जैसा कि हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, ये अनुनादी संरचना है इसकी, जहाँ से ये जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पर शिफ्ट हो गया है CH की जगह पे, और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसी तरह से डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड भी, यानी ये वाला डबल बॉन्ड भी इधर शिफ्ट हो सकता है और इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ सकता है। तो ये जो इनोलेट आयन है, ये रेजोनेंस के द्वारा अनुनादी 2 संरचनाओं के द्वारा बहुत अधिक स्थायित्व ग्रहण कर लेता है, और यही कारण है कि इसके स्थायित्व की वजह से इसको कई और अभिकर्मकों से अभिक्रिया कराकर और विभिन्न तरह के उत्पाद हम इसके आगे की प्रोसीड करके, इसका हाइड्रोलिसिस करके, इसको गर्म करके हम कई सारे उत्पाद बना सकते हैं। तो पहली स्टेप में इनोलेट आयन बन गया है, ये इनोलेट आयन है। फिर इसके आगे चलें हम, इसके बाद इस नेक्स्ट स्टेप में हम इस इनोलेट आयन का, ये जो हमें दिखाई दे रहा है इनोलेट आयन, इसका हम एल्कलीकरण करते हैं एल्काइल ब्रोमाइड्स या एल्काइल आयोडाइड या एल्काइल क्लोराइड के साथ में। तो हमें SN2 रिएक्शन, हमने फर्स्ट ईयर में ये अच्छे से पढ़ा है कि SN1 रिएक्शन क्या होती है, SN2 रिएक्शन क्या होती है। यहाँ पर द्विनाभिकीय अभिक्रिया के द्वारा हमें ये एल्काइल समूह इस पर जुड़ा हुआ दिखाई देता, ब्रोमाइड आयन बाहर निकल जाता है। इस एल्काइल समूह के जुड़ने की एक और हम देख लेते हैं साइक्लिक ब्रोमाइड के साथ में भी ये अभिक्रिया। तो यहाँ पर एल्काइल आयन यहाँ इस तरह से जुड़ जाता है और ब्रोमाइड बाहर निकल जाता है। ये इसकी सेकेंड स्टेप टोटली, जिसमें कि जो अभिक्रिया है वो इस तरह से होती है। अगर हम टर्शरी ब्रोमाइड ले लें और उसकी हम इस इनोलेट के साथ अभिक्रिया कराएं, तो हमें इस तरह से उत्पाद मिलते हैं, एल्कीन मिलती है और इस तरह से हमें डायएस्टर प्राप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी अभिक्रिया, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, जो आगे हम देखेंगे। इसकी अगली जो स्टेप है वो इसका हाइड्रोलिसिस है, जल अपघटन द्वारा। अब यहाँ पर हमें जब ये उत्पाद प्राप्त हो जाता है तो हम इसका जल अपघटन करते हैं। जल अपघटन करने से ये जो एस्टर समूह है ये कार्बोक्सिलिक समूह में बदल जाता है। ये नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं, जल अपघटन और विकार्बोक्सिलीकरण। तो जल अपघटन द्वारा हम फर्स्ट स्टेप में इसके जो CO2H5 है, अगर किसी भी एस्टर समूह का, मैं यहाँ आपको लिख के बता देती हूँ, का हम जल अपघटन करते हैं तो वो इस तरह से OH और H का अटैक होता है तो एसिड बन जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं, अगर बेसिक मीडियम हमने लिया है तो इस एसिड का H+ भी निकल जाता है और हमें COO- आयन मिलता है, जो यहाँ दिखाई दे रहा है आपको।
इस तरह से आयंस मिल जाते हैं। और अगर एसिडिक मीडियम हमने लिया है तो हमें कार्बोक्सिलिक समूह प्राप्त हो जाता है। ये हुआ हमारा जल अपघटन। जल अपघटन के पश्चात विकार्बोक्सिलीकरण के लिए हम बहुत साधारण सी रिएक्शन है कि अगर किसी भी समूह पर 2 कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित हैं तो वो स्थायी नहीं होता और हल्का सा गर्म करने पर उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। इसे कहते हैं हम विकार्बोक्सिलीकरण। तो इनोलेट से विभिन्न पदों के द्वारा हम आगे जो उत्पाद है वो प्राप्त कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेप में हमने इनोलेट का पहले सोडियम सॉल्ट बनाया। सोडियम सॉल्ट के बाद में उस इनोलेट का हमने ब्रोमीन युक्त पदार्थ के साथ में रिएक्शन कराई जिससे उसका एल्काइलीकरण हुआ। फिर उसके पश्चात हमने इसका जल अपघटन किया और उसके बाद हमने इसका विकार्बोक्सिलीकरण करा। अब हम विभिन्न पदों पर अलग अलग अभिकर्मक काम में ले करके हम इस अभिक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। सपोज़ हम यहाँ पर देख रहे हैं, हमने यहाँ पर C2H5Br लिया है तो यहाँ पर C2H5 लग गया। अगर हमने यहाँ पर CH3 लिया हुआ है तो यहाँ CH3 लग गया। इसी तरह से स्टार्टिंग मटेरियल डिफरेंट है और हमने अभिकर्मक जो लिए वो अलग हैं, तो हमें प्राप्त होने वाला उत्पाद अलग अलग तरह का प्राप्त हो सकता है। इसके बाद हम इसका हाइड्रोलिसिस करें ना करें, हमें अगर एस्टर की आवश्यकता है तो हम वहीं रुक जाते हैं। हाइड्रोलिसिस करके हमें एसिड मिल जाता है। डाई एसिड अगर स्टेबल है तो हम डाई एसिड को यूज़ करते हैं और अगर नहीं तो हम भी कार्बोक्सिलीकरण करके उसका नेक्स्ट प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। तो ये विभिन्न पद हमने इनोलेट की अभिक्रियाओं के देखे। जनरली हम एक रिएक्शन टोटल में देखें कि ये मेलानिक एस्टर है। इसका फर्स्ट स्टेप में हमने सोडियम इथॉक्साइड से रिएक्शन कराई है तो इसका सोडियम सॉल्ट बना। फिर इसकी हमने RH से अभिक्रिया कराई तो इस पर R जो इनोल बना था CH- चार्ज उस पर R लग गया। अब इस पर R लगने के पश्चात हम और इसको प्रोसीड कर सकते हैं। हम दोबारा इसको इनोलेट बना लें तो यहाँ से ये H भी निकल जाएगा। फिर एल्काइल से अभिक्रिया करा ले तो यहाँ पर एक और R एल्काइल लग जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में इसका हाइड्रोलिसिस करें, इस तरह से एसिड बनेगा और हमें इस तरह से आगे। अगर हम इस अभिक्रिया को इस डायरेक्शन में नहीं बढ़ाना चाहते तो हम यहीं से इसका हम हाइड्रोलिसिस करके और हीट कर देते हैं तो हमें ये कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। तो ये विभिन्न अभिक्रियाओं में विभिन्न पद हैं जो हम यहाँ से देख सकते हैं। अब हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मेलानिक एस्टर से स्टार्ट करके आप वैलेरिक अम्ल बनाइए। तो सर्वप्रथम तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी एसिड हम बना रहे हैं उसका फॉर्मूला क्या है। तो बेसिक स्टार्ट करके हमें कितने कार्बन वाली श्रृंखला चाहिए, या हम यहाँ मेलानिक एस्टर से स्टार्ट करें या एसिटिक एस्टर से स्टार्ट करें कि हमें उत्पाद मिले। देखिए वैलेरिक एसिड ये है 6 कार्बन का 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसे बनाना है हमें मेलानिक एस्टर से जो कि CH2 COO C2H5 होल ट्वाइस है। इससे हमें इतने कार्बन चाहिए तो हम पहली स्टेप में इथॉक्साइड से इसकी अभिक्रिया करा के इसका इनोलेट बनाते हैं। फिर हमें जितने कार्बन की श्रृंखला चाहिए उसमें से 1 कार्बन कम हम 2 कार्बन कम हम, जैसे 1 2 3 4 5 कार्बन का चाहिए तो हमने 3 कार्बन का ये ब्रोमाइड ले लिया। इसकी यहाँ हमने रिएक्शन करा दी तो हमें ये 3 कार्बन और इसका 1 कार्बन और 1 कार्बोक्सिलिक का कार्बन, ये हमें 4 कार्बन यहाँ पर जुड़े हुए दिख गए। फिर इसको हमने हाइड्रोलिसिस कराया तो हमें एसिड मिला और उसको हमने हीट किया तो हमें वैलेरिक एसिड प्राप्त हो गया। इसी तरह से हम डाईमेथिल एसिटिक एसिड बनाने की विधि देख लेते हैं कि हमने सबसे पहली स्टेप में इनोलेट आयन बनाया सोडियम इथॉक्साइड से अभिक्रिया करा के, उसके पश्चात हमने इसकी मिथाइल आयोडाइड से अभिक्रिया कराई तो हमें ये मिला। फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि हमारा बनाया जाने वाला पदार्थ इस तरह से है, इधर 2 CH3 ग्रुप हैं तो हमें इस कार्बन पर 2 CH3 ग्रुप चाहिए। इसके लिए हम इसको वापस इथॉक्साइड सोडियम इथॉक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें ये कार्बन आयन प्राप्त होता है जिसमें से कि दोनों हाइड्रोजन निकल गए हैं। फिर हमने इसकी नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, हमने अभिक्रिया कराई मिथाइल आयोडाइड से।
तो एक और मिथाइल ग्रुप यहाँ पर आकर के लग गया है, आप देख सकते हैं एक मिथाइल और ऐड हुआ। फिर इसके बाद हमने इसका जल अपघटन किया तो जो एस्टर समूह थे वो एसिड समूह में बदल गए और इसके पश्चात हमने इसका विकार्बोक्सिलीकरण करा हीट करके खाली, तो हमें एक CO2 निकल करके और ये हमें मॉलिक्यूल मिल गया डाइमेथिल एसिटिक एसिड। चलिए इसके आगे हम देखें, एक और विधि हम देख लेते हैं कि मेलोनिक एस्टर को हमने पहले सोडियम इथॉक्साइड से कराया तो यहाँ सोडियम सॉल्ट मिला हमें। फिर इसके बाद में हमने इस कंपाउंड से, ये डाइब्रोमो कंपाउंड है 1,4-डाइब्रोमोब्यूटेन, 1,4-डाइब्रोमोब्यूटेन से इसकी अभिक्रिया कराई तो ये यहाँ पर हमने 2 इक्विवेलेंट सोडियम इथॉक्साइड लिया है, अर्थात ये दोनों हाइड्रोजन हमने रिप्लेस कर दिए और उसमें फिर जा कर के ये मॉलिक्यूल यहाँ पर इस तरह से इस CH2 पर ये साइक्लिक मॉलिक्यूल इस तरह से दोनों ब्रोमाइड को निकाल करके, दोनों ब्रोमाइड यहाँ से बाहर निकलेंगे और ऐसा जाके ये साइक्लिक कंपाउंड इस कार्बन पर जाके जुड़ जाता है तो हमें ये उत्पाद मिलता है। नेक्स्ट हम इसका हाइड्रोलिसिस करें, हमें एसिड मिलेगा और नेक्स्ट हम इसको हीट करें तो हमें ये साइक्लिक कार्बोक्सिलिक कंपाउंड भी मिल सकता है। अर्थात आप देख सकते हैं कि हम एक एस्टर से स्टार्ट करके कितने सारे कंपाउंड्स हम बना सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लें हम, ये इसका मैकेनिज़्म दिया हुआ है, ये ऊपर जो अभिक्रिया थी उसी का मैकेनिज़्म है कि फर्स्ट स्टेप में हम देखें हमने जो इनोलेट बनाया था सोडियम इथॉक्साइड के साथ में, वो इस तरह से इस पर अटैक करता है और एक ब्रोमीन बाहर निकल जाता है। फिर उसके पश्चात ये वापस से इस तरह से यहाँ पर एक वापस हम इथॉक्साइड काम में लेते हैं तो यहाँ से ये हाइड्रोजन निकल के ये इनोलेट बनता है, ये इनोलेट यहाँ अटैक करता है और ब्रोमीन बाहर निकल जाता है। तत्पश्चात इसका हम हाइड्रोलिसिस करें और हीट करें तो हमें अमोनो एसिड यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। चलिए इसके आगे हम देखते हैं अदर एग्जाम्पल। ये लिया है हमने मेलोनिक एस्टर, इसका 2 इक्विवेलेंट ये लिया है और सेकंड स्टेप में हमने ये प्रोपाइल ब्रोमाइड डाइब्रोमाइड से अभिक्रिया कराई है, साइक्लिक कंपाउंड बना है, हाइड्रोलिसिस करा है और हीट करा है तो हमें इस तरह से एसिड प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से जहाँ भी आप देखें जहाँ पर 2 इक्विवेलेंट सोडियम इथॉक्साइड है, अर्थात यहाँ पर जो CH2 समूह में से हमने 1 बाय 1 स्टेप में 2 बार इस पर हमने एनायन बनाया है, एनोलेट आयन बनाया है और 2 बार उस पर जा कर के कोई भी समूह का अटैक हुआ है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मॉलिक्यूल, यहाँ पर हमने ये सब्स्टिट्यूटेड मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड डाइब्रोमाइड लिया है, इसका अटैक यहाँ पर इस तरह से होता है और इस रिएक्शन का आपके लिए होमवर्क है, ये जो अभिक्रिया है इसका मैकेनिज़्म आप बनाकर मुझे भेजेंगे। चलिए इसके आगे हम देखते हैं, यहाँ से आगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इस अभिक्रिया का मैकेनिज़्म आप खुद बनाएंगे और मुझे भेजेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स और हैं हम देख सकते हैं। अल्फ़ा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाया जा सकता है। हमने मेलोनिक एस्टर लिया, पहले इसका सोडियम सॉल्ट बनाया, फिर इथाइल ब्रोमाइड से अभिक्रिया कराई तो यहाँ पर एक इथाइल समूह आकर के लग गया है। इसके पश्चात हमने इसका हाइड्रोलिसिस किया तो हमें डाइकार्बोक्सिलिक मिला। फिर हम इसका नेक्स्ट स्टेप में ब्रोमीनीकरण कर देते हैं तो यहाँ पर जो सोडियम सॉल्ट था वो यहाँ पर ब्रोमीन आकर के यहाँ जुड़ गया है और फिर हमने इसको हीट किया है तो ये कार्बोक्सिलिक CO2 बाहर निकाल के हमें ब्रोमो प्रोडक्ट भी देता है। चलिए इसके आगे देखें हम 2 एल्काइल सब्स्टिट्यूशन के लिए 2 इथॉक्साइड आयंस चाहिए, फिर हाइड्रोलिसिस और फिर एसिडिक मीडियम में इसको हमने रखा है तो हमें डाइकार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो गया है। ये सभी अभिक्रियाएं
हम कितने तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं वो बताती है। चलिए इसके आगे अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।